हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 क्लासेस। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस इजेमार का प्रयोग। तो इजेमार के प्रयोग में हम पढ़ते हैं कि इजेमार का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करते समय या फिर हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करते समय इजेमार का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसका पहचान जानेंगे कि इसकी पहचान होती क्या है। इस प्रकार के वाक्यों में किसी भी प्रकार का एक्शन यानी कार्य नहीं होता है। यानी कि अगर इजेमार का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि कोई क्रिया नहीं होगी, तभी हम उसमें इजेमार का प्रयोग करेंगे। यानी कि उसमें कोई भी क्रिया यानी कि नहाना धोना खाना पीना जैसी क्रियाएं होती हैं ना, ये सब उसमें नहीं होंगी। और दूसरा है इसमें कि इसके अंत में है हो हूँ आदि शब्द भी लगा होता है। इस वाक्य के अंत में है हो हूँ आदि शब्द लगा होता है। और यह होगी उसकी पहचान। और अगला है कि इसके नियम 4 नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम है साधारण वाक्य में एक वचनकर्ता होती क्या क्या है, ही सी इट नेम, यही सब एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही नकारात्मक में इसका नियम है कि जब निगेटिव सेंटेंस यानी जब नहीं वाला शब्द आ जाता है तो उसमें हम उसका प्रयोग कब करते हैं कि इज एम आर के बाद तुरंत नाट का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव में हो, नहीं में हो, तो उसका सेंटेंस बनाते समय हम इज एम आर के बाद नाट का प्रयोग कर देते हैं। और तीसरा नियम है आपका कि प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ हो तो इज एम आर को कर्ता से पहले लिख देते हैं। जब भी हम किसी भी वाक्य में अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसमें इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का कार्य करता है उसको हम पहले लिख देते हैं। और नंबर 4 है आपका नियम कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्या कब क्यों कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या कब क्यों कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बनाते हैं, कैसे बनता है यहाँ कि इलाहाबाद भारत का प्राचीन नगर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं इलाहाबाद, सबसे पहले हम लिखते हैं इलाहाबाद। सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद हम इलाहाबाद जानते हैं कि ये एक वचन है तो इलाहाबाद के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इलाहाबाद इज। हम हमेशा कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसको सब्जेक्ट और इज एम आर का प्रयोग करने के बाद जो भी सेंटेंस होता है उसको पीछे से बनाते हैं, पीछे से। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसको अगर हम पीछे से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। इलाहाबाद इज हो गया। अब प्राचीन नगर हुआ। प्राचीन नगर का इंग्लिश होता है एंशियंट सिटी, ANCIENT, एंशियंट सिटी। अब आप जो प्रीपोजिशन है का प्रीपोजिशन होता है आप भारत का इंडिया, INDIA। ऐसे आपका बन गया इलाहाबाद इज एंशियंट सिटी ऑफ इंडिया। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि उसमें पता ही नहीं चलता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि उत्तर प्रदेश को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले इतना ध्यान देना कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन नहीं होता है। यहाँ प्रीपोजिशन जो का के की होता है प्रीपोजिशन, यहाँ उत्तर प्रदेश की है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। और राजधानी तो हमें पता है कि यहाँ राजधानी है ही नहीं सब्जेक्ट यहाँ, क्योंकि यहाँ वर्ब है। और ये आपका लखनऊ है तो लखनऊ आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लखनऊ हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद लखनऊ एक वचन है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। लखनऊ इज बताया है ना, पहले सेंटेंस में बताए थे कि हम पीछे सेंटेंस बनाएंगे। तो लखनऊ इज राजधानी हुआ तो इसका होगा कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। अब की आ गया, की का होता है आप, कैपिटल आप। उत्तर प्रदेश का होगा आपका UP, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हो गया।
और इसके बाद अगला सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं कि क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ आपका हो गया प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ आपका है प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द हम नियम नंबर 3 में बताए थे आपको कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सहायक क्रिया को पहले कर देते हैं। तो सहायक क्रिया को सबसे पहले करेंगे हम। इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो हम बताए थे कि दिल्ली भारत की, अगर भारत आ गया तो ये समझ लो भारत की है, तो यहाँ भारत आपका सब्जेक्ट है नहीं, आपका सब्जेक्ट होगा दिल्ली। तो दिल्ली एक वचन है तो हम इसके साथ क्या करेंगे प्रयोग, इज। इज दिल्ली, इज दिल्ली, इज दिल्ली। उसके बाद पीछे सेंटेंस बनाएंगे, इज दिल्ली हो गया आपका। फिर उसके बाद राजधानी यानी कैपिटल, CAPITAL कैपिटल। उसके बाद हो गया आपका की है तो होगा इसका ऑफ, भारत का इंडिया, INDIA। इस प्रकार आपका सेंटेंस बन गया, इज दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। आपका सेंटेंस भी तैयार हो गया। अगला है कि वहाँ कमरे में क्यों नहीं है। आपको हम नियम नंबर 4 में बताए थे कि जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, वह है तो सहायक क्रिया क्या होगी, इज। एक वचन है वह तो होगा इज, और वहाँ की अंग्रेजी होगी इसमें वाई इज ही। अब इसके बाद हम पीछे सेंटेंस बनाएंगे, वाई इज ही ना है तो है कि अंग्रेजी इज हो ही गया है। उसके बाद है नॉट, ही नॉट। क्योंकि भी हो गया है। मे है तो मे का होगा इन, कमरे का होगा रूम। वाई इज ही नॉट इन रूम, आपका सेंटेंस बन गया। वाई इज ही नॉट इन रूम। अगला सेंटेंस है आपका, वह एक सज्जन आदमी नहीं है। नियम नंबर 2 में हम बताए थे कि जब वाक्य में नहीं आ जाए, तो जब वाक्य में नहीं यानी नकारात्मक शब्द बनाना जब हम बनाएंगे तो उसमें इज मार के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि इसमें नकारात्मक वाक्य है तो वहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी। ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही एक वचन है, ही इज। अब इज मार के बाद तुरंत बताए थे कि हम नॉट का प्रयोग करते हैं, ही इज नॉट। पीछे सेंटेंस बनाइए, सज्जन आदमी, सज्जन आदमी। ही इज नॉट जेंटल, GENTLE, ही इज नॉट जेंटल। एक सज्जन आदमी है तो इसके लिए हम बनाएंगे ए जेंटल मैन, ए जेंटल मैन। आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा। ये हो गया आपका इजेमार का प्रयोग। इजेमार का प्रयोग में जब कभी भी हम इजेमार का प्रयोग करेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि हम यहाँ कहीं टेंस तो नहीं है, इसमें कोई क्रिया तो नहीं है। अगर क्रिया नहीं है तो हम उसमें इजेमार का प्रयोग करके हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।